नमस्कार। डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी विषय में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 को समझेंगे, जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है वो दवाएं जो हमारे दिल और खून की नसों यानी हमारे पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर असर डालती हैं। इस पूरे चैप्टर में हम इन दवाओं की परिभाषा, उनका वर्गीकरण, वो शरीर में कैसे काम करती हैं, उनकी डोज क्या होती है, उन्हें किन बीमारियों में दिया जाता है और किन में नहीं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। इसे आसानी से समझने के लिए हम 4 मुख्य दवा समूहों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। दूसरा, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, जो सीने में उठने वाले दर्द, जिसे एंजाइना कहते हैं, उसमें राहत देती हैं। तीसरा, एंटी अरिथमिक ड्रग्स, जो दिल की धड़कन जब अनियमित हो जाती है उसे ठीक करती हैं। और आखिर में हम एथेरोस्क्लेरोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्थितियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी समझेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से। इसके बाद हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स को समझेंगे। फिर हम बात करेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स की, और हमारे लेक्चर का आखिरी हिस्सा होगा एथेरोस्क्लेरोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में काम आने वाली दवाएं। ये एक तरह से हमारा रोड मैप है, जिससे हम एक एक करके हर टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, तो फिर हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, इस सेक्शन में हमारा मकसद उन दवाओं को समझना है जो हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती क्या है। देखिए, नाम से ही साफ है, ये वो दवाएं हैं जो हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। अब सवाल उठता है कि हाइपरटेंशन क्या है। जब किसी का ब्लड प्रेशर लगातार 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक से ज़्यादा बना रहता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। स्लाइड पर आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 माना जाता है। इसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब दिल धड़क कर खून को पंप करता है, और जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब दिल 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। हाइपरटेंशन के 3 स्टेज बताए गए हैं। स्टेज 1 में सिस्टोलिक प्रेशर 140 से 159 और डायस्टोलिक 90 से 99 के बीच रहता है। स्टेज 2 में सिस्टोलिक 160 से 179 और डायस्टोलिक 100 से 109 तक चला जाता है। और सीवियर हाइपरटेंशन यानी गंभीर स्थिति में सिस्टोलिक 180 से भी ऊपर और डायस्टोलिक 110 से भी ऊपर पहुंच जाता है। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मतलब किन वजहों से इसका खतरा बढ़ जाता है? इसमें शामिल है ज़्यादा नमक खाना, स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना और मोटापा। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो इससे हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि आंखों की रोशनी जाने जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। 1960s और 70s से लेकर आज तक हमारे पास मिथाइलोडोपा और बीटा ब्लॉकर से लेकर मॉडर्न एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स तक कई तरह की दवाएं मौजूद हैं। लेकिन एग्जाम के लिहाज से जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है डायोरेटिक्स। ये दवाएं शरीर से फालतू पानी और नमक को बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर कम करती हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड और थायाजाइड्स। दूसरा वर्ग है एसी इनहिबिटर्स। ये खून की नसों को सिकुड़ने से रोकती हैं, जैसे कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल। तीसरा है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ये दिल की धड़कन को थोड़ा धीमा करके अपना काम करती हैं, जैसे एटेनोलॉल और प्रोप्रेनोलॉल। और चौथा वर्ग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो खून की नसों को आराम देकर उन्हें चौड़ा करती हैं, जैसे वेरापैमिल और निफेडिपिन। चलिए, अब पहली कैटेगरी डायूरेटिक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इनके काम करने का तरीका बहुत ही सरल है। ये दवाएं शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी और नमक जमा हो जाता है, उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब खून में पानी की मात्रा यानी ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप नीचे आ जाएगा। इसमें हम खास तौर पर थायाजाइड डायूरेटिक्स की बात करेंगे। इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को अगर देखें तो इनका मुख्य काम किडनी से ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकालवाना है। ये किडनी की नलियों में नमक और पानी के रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। इनका असर लूप डायूरेटिक्स के मुकाबले थोड़ा कम होता है, लेकिन ये साथ साथ खून की नसों को भी फैलाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और कम हो जाता है। डोज की बात करें तो ये 15 mg, 25 mg और 50 mg की टैबलेट्स में आती हैं। इनका इंडिकेशन यानी इस्तेमाल मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में ही होता है।
लेकिन इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी इन्हें कब नहीं देना है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मरीज का ब्लड शुगर या यूरिक एसिड लेवल पहले से ही ज़्यादा है तो ये दवाएं उसे और भी बढ़ा सकती हैं। इसलिए ऐसे मरीजों को ये दवा नहीं दी जाती। इसके अलावा पेट में गड़बड़ी या एकदम से खड़े होने पर चक्कर आना, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं एसी इनहिबिटर्स की। देखिए, हमारे शरीर में एस नाम का एक एंजाइम होता है। इसका काम होता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलना। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एक बहुत ही पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। मतलब ये हमारी खून की नसों को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ाता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एसी इनहिबिटर्स इसी एस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। नतीजा, एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं पाता, नसें रिलैक्स रहती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं बेनेजिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल वगैरह। इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन से शरीर में एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाता है और ब्रेडिकाइनिन नाम का एक केमिकल बढ़ जाता है, जिससे नसें फैलती हैं और बीपी कम हो जाता है। इनके इंडिकेशंस में माइग्रेन्स, हाई बीपी, हार्ट फेलियर और डायबिटीज भी शामिल हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो इसका एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है सूखी खांसी यानी कि ड्राई कॉफ, जो बहुत से मरीजों को होती है। इसके अलावा खून में पोटेशियम का लेवल बढ़ना, थकान और चक्कर आना भी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। इस हिस्से में हम उन दवाओं के बारे में जानेंगे जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज की वजह से होने वाले सीने के दर्द को मैनेज करने में मदद करती हैं। तो एंटी एंजाइनल दवाएं वो होती हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस यानी सीने में होने वाले एक खास तरह के दर्द के अटैक को रोकती हैं या उसका इलाज करती हैं। ये दर्द होता क्यों है? ये तब होता है जब हमारे दिल की मांसपेशियों को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उन्हें काम करने के लिए चाहिए होती है। इस सीसॉ वाले डायग्राम को देखिए, ये बिल्कुल इसी बात को दिखा रहा है। एक तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई है जो कम हो गई है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की डिमांड है जो ज़्यादा है। एंटी एंजाइनल दवाएं इसी बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करती हैं। ये या तो दिल के काम को कम करके उसकी ऑक्सीजन की डिमांड घटा देती हैं या फिर दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों को चौड़ा करके ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देती हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज है नाइट्रेट्स। जितने भी ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं, उन सब का काम करने का तरीका एक जैसा ही होता है। एंटी एंजाइनल दवाओं को कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जैसा आप इस ट्री डायग्राम में देख सकते हैं। इनमें सबसे मुख्य हैं नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नाइट्रेट्स को भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, शॉर्ट एक्टिंग जैसे ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट जो तुरंत असर करती हैं, और लॉन्ग एक्टिंग जैसे आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट जिनका असर लंबे समय तक रहता है। चलिए अब इस फ्लोचार्ट की मदद से नाइट्रेट्स के काम करने का तरीका समझते हैं। जब नाइट्रेट्स हमारे शरीर में जाते हैं तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल छोड़ते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नल की तरह काम करके सीजीएमपी का लेवल बढ़ा देता है। ये सीजीएमपी हमारी खून की नसों की दीवारों में जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें सीधे सीधे रिलैक्स कर देता है, जिससे वो नसें फैल जाती हैं। जब नसें फैलती हैं तो खून आसानी से बहने लगता है, दिल पर बोझ कम हो जाता है और दर्द में आराम मिल जाता है। अब जरा नाइट्रेट्स की डोज पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जीटीएन जैसी दवाएं सबलिंगुअल रूट से भी दी जाती हैं, यानी जीभ के नीचे रखने के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दवा जल्दी से खून में घुल जाए और एंजाइना के अटैक के दौरान मरीज को तुरंत राहत मिल सके। इसकी सबलिंगुअल डोज 0.5 mg है, जबकि खाने वाली टैबलेट की डोज 5 से 15 mg होती है। ओरल डोज का असर लंबे समय तक रहता है। इनके इंडिकेशंस हैं एंजाइना पेक्टोरिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और स्ट्रोक। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाएं ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, इसलिए सिर दर्द, चक्कर आना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और जिन मरीजों का बीपी पहले से ही कम है, उनमें इन्हें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। ये दवाएं बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके दिल की ऑक्सीजन की ज़रूरत को कम करती हैं, जिससे हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर तीनों ही कम हो जाते हैं। आइए अब एक खास बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानेलॉल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब है कि ये शरीर में अलग अलग तरह के बीटा रिसेप्टर्स पर काम करता है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? ये दिल में मौजूद बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन का असर दिल पर नहीं पड़ता। इससे होता यह है कि दिल थोड़ा धीरे और कम जोर से धड़कता है। जब दिल का काम कम हो जाता है तो उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम हो जाती है। एंजाइना के लिए इसकी डोज आमतौर पर 40 mg दिन में 2 बार से शुरू की जाती है। इसके इंडिकेशंस हैं एंजाइना पेक्टोरिस और हाइपरटेंशन।
अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जान बचाने वाली बात हो सकती है, जैसे इसे कभी भी स्लो हार्ट रेट यानी ब्रैडीकार्डिया में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दिल की गति को और भी धीमा कर सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। ठीक इसी तरह एस्थमा के मरीजों में ये दवा सांस की नलियों को सिकोड़ सकती है, जिससे एस्थमा का अटैक आ सकता है। इसीलिए इन दोनों ही स्थितियों में प्रोप्रानोलॉल का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। चलिए, अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर पहुंच गए हैं, जो है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इस भाग में हम उन दवाओं के बारे में बात करेंगे जो दिल की धड़कन की अनियमितताओं का इलाज करती हैं, जिन्हें हम कार्डियक रिदम की इर्रेगुलरिटीज भी कहते हैं। एंटी एरिथमिक दवाएं दिल की अनियमित धड़कन को ठीक करने का काम करती हैं। इस कंडीशन को अरिथमिया कहा जाता है। ये काफी गंभीर स्थिति है जो सडन कार्डियक डेथ का कारण भी बन सकती है। अब इस क्लासिफिकेशन चार्ट को बहुत ध्यान से समझते हैं। इन दवाओं को 4 मुख्य क्लास में बांटा गया है। क्लास आई दवाएं सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, इसका उदाहरण है क्विनिडीन। क्लास 2 जिसमें प्रोप्रानोलॉल जैसे बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, ये दिल पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के असर को कम करते हैं। क्लास 3 दवाएं पोटेशियम चैनल पर काम करती हैं, इसमें एम्योडारोन आता है। और क्लास 4 जिसमें वेरापैमिल जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स शामिल हैं, ये कैल्शियम के फ्लो को रोकती हैं। नीचे क्विनिडीन के बारे में बताया गया है, जो मलेरिया की एक दवा से लिया गया था और ये रैपिड सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करता है। क्विनिडीन पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखें तो ये सोडियम चैनल के साथ साथ पोटेशियम और कैल्शियम करंट्स को भी ब्लॉक करता है। इन सभी एक्शंस का मिला-जुला असर ये होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये दिल की हर धड़कन के बाद उसे अगली धड़कन के लिए तैयार होने में जो समय लगता है, उस समय को लंबा कर देता है। इससे दिल को अपनी लय को ठीक करने का, रीसेट करने का मौका मिल जाता है और अनियमित धड़कन ठीक हो जाती है। इसकी डोज 200 mg और 300 mg की टैबलेट्स में आती है। इसके इंडिकेशंस में इर्रेगुलर हार्ट बीट्स और कार्डियक अरिथमियाज शामिल हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, खास तौर पर अलग अलग तरह के हार्ट ब्लॉक्स में, जहां ये दवा हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ सकती है। और अब हम इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन 4, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्रग्स। इस सेक्शन में हम 2 बहुत ही गंभीर कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक है धमनियों में प्लाक का जमना और दूसरी है दिल की पंप करने की क्षमता का कम हो जाना। सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस को समझते हैं। देखिए, 2 मिलते जुलते शब्द हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में धमनियां मोटी और सख्त हो जाती हैं, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस में धमनियों की अंदरूनी दीवारों पर फैट और कोलेस्ट्रॉल का एक प्लाक जम जाता है। ये प्लाक धीरे धीरे धमनियों को संकरा कर देता है, जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है। इसके सिम्टम्स में सीने में दर्द, कमजोरी या हाई बीपी शामिल हो सकते हैं। अब इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को देखते हैं। यहाँ हमारा मकसद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और दिल पर पड़ने वाले बोझ को कम करना होता है। इसलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और वैसोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि संकरी हो चुकी धमनियों को आराम मिल सके। डायूरेटिक्स का उपयोग खून की मात्रा को कम करके प्रेशर घटाने के लिए किया जाता है, और एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी ब्लड प्रेशर को असरदार तरीके से कम करके मदद करते हैं। अब बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी CHF की। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिल की पंपिंग की ताकत कमजोर हो जाती है और दिल शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खून पंप नहीं कर पाता। अब इस टेबल की मदद से हार्ट फेलियर के प्रकारों को समझते हैं। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर सबसे कॉमन है। इसमें फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, जिससे मरीज को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में पेट और पैरों में पानी जमा होता है, जिससे सूजन आ जाती है। सिस्टोलिक फेलियर में दिल का लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से सिकुड़ नहीं पाता, यानी ये एक पंपिंग की प्रॉब्लम है। जबकि डायस्टोलिक फेलियर में लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से फैलकर खून से भर नहीं पाता, ये एक फिलिंग की प्रॉब्लम है। इसके मुख्य लक्षण हैं टैकीकार्डिया यानी दिल का तेज धड़कना, ओडीमा शरीर में सूजन, और केकेक्शिया मांसपेशियों का कमजोर होना। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के इलाज में कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल होती हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, ये वही दवाएं हैं जिनके बारे में हमने हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस में बात की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी बीमारियों में ब्लड प्रेशर को मैनेज करना और दिल के वर्कलोड को कम करना ही सबसे जरूरी होता है। नीचे दी गई टेबल में कुछ खास दवाओं की डोज दी गई है, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो इंजेक्शन के लिए 25 mg/ml में आती है, और लोसार्टन टैबलेट फॉर्म में 25 mg
50 mg और 100 mg में उपलब्ध है। चलिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी दवा वेरापामाइल पर फोकस करते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये दवा टैबलेट फॉर्म में 40 mg, 80 mg और 120 mg की डोज में आती है। इसके इंडिकेशंस को देखें तो ये एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन और एरिथमियाज इन तीनों में इस्तेमाल होती है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पर खास तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर किसी मरीज को पहले से ही हार्ट फेलियर है तो वेरापामाइल दिल की पंपिंग पावर को और कम करके हालत को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है। इसी तरह अगर किसी का हार्ट रेट पहले से ही स्लो है, यानी ब्रैडीकार्डिया है, तो ये दवा उसे और भी ज़्यादा धीमा कर देगी। सिक साइनस सिंड्रोम और एवी ब्लॉक जैसी दिल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में भी ये दवा गंभीर रुकावट पैदा कर सकती है। तो आज हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर काम करने वाली कई बहुत ही पावरफुल दवाओं के बारे में समझा। हमने देखा कि कैसे ये दवाएं हाई बीपी से लेकर हार्ट फेलियर तक का इलाज करके लोगों की जान बचाती हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी बार बार देखा कि हर दवा के साथ कुछ बहुत ही गंभीर कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी चेतावनियां जुड़ी होती हैं। और यही हमें आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर लेकर आता है। जितनी भी गंभीर कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमने देखी हैं, उन्हें देखते हुए ये समझना क्यों उतना ही ज़रूरी है कि किसी दवा का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, जितना ये जानना कि वो किस बीमारी का इलाज करती है। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की पहली जिम्मेदारी हमेशा मरीज की सुरक्षा होती है।